नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पुनर्विवाह प्रेम या समझौता का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कुल देवी की अर्चना के बाद मालती को चावल का कलश उसके शुभ चरणों से गिरा करके गृह प्रवेश कराया गया। सारे जरूरी विधि व्यवहार करवाने के बाद सब बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लिया मालती ने। सब उसे जी भर करके आशीर्वाद दे रहे थे। तभी चौधरी साहब के वकील ने आ करके यह शुभ समाचार सुनाया। चौधरी साहब, वो बरसों से विवादित जमीन का फैसला अपने पक्ष में आया है। अब वो जमीन पर पूर्णतः आपका अधिकार होगा। आज ही फैसला आया है। चौधरी साहब के लिए यह बड़ी खुशखबरी थी। इसका श्रेय मालती को ही दे रहे थे। मालती बेटी के शुभ कदम पड़ते ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। गायत्री देवी भी फूली नहीं समा रही थी। सास ससुर दोनों की लाडली हो रही थी मालती। चौधरी साहब अपनी पत्नी गायत्री से कहने लगे, गायत्री, मालती अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। बड़े ही प्यार से पली बढ़ी है। अपने माँ बाप की जान थी और उन्होंने अपनी जान बड़े विश्वास के साथ हमें सौंप दी है। तो हम उसके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। वादा करो गायत्री, हम मालती को हमेशा बेटी ही समझेंगे। उसे इतना प्यार देंगे कि कभी मायके की याद नहीं सताएगी। कहते कहते चौधरी साहब भावुक हो उठे। गायत्री देवी ने उन्हें यकीन दिलाया कि मालती हमेशा उनके दिल में रहेगी बेटी की भांति। आज तो शाम ढल ही नहीं रही थी राघवेंद्र के लिए। रात को भी देर तक उसे सारे रिश्तेदार बारी बारी से पकड़ करके बातों में उलझा रहे थे। सबकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। उनको छेड़ने में सबको मजा आ रहा था। ऐसे ही उठने लगते कोई ना कोई पकड़ करके बैठा लेता और संकोचवश राघवेंद्र कुछ कह नहीं पाते। आज राघवेंद्र और मालती का सुहाग से सजाया गया था। चंपा और गुलाब के फूलों से पूरा कमरा महक रहा था। रात 10 बजे तक मालती की चंचल ननदों ने उसे कमरे में छोड़ा। यूं तो मायके में मालती का कमरा भी खूबसूरत था, पर राघवेंद्र के कमरे की बात ही कुछ और थी। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर एक सामान अपनी जगह पर करीने से सजाया गया था। बड़े से कमरे में बड़ा सा किंग साइज बेड, आराम कुर्सी, स्टडी टेबल, एक और शीशे की डोर लगी अलमारी में सजाई गई महंगी किताबें थी। सभी महापुरुषों के एक ही साइज के बने स्ट्रेंगल में लगी फोटो फ्रेम कमरे को और भी शानदार लुक दे रही थी। बड़ी बड़ी हवादार खिड़कियों से कमरे में ठंडी हवा आ रही थी। मालती ने सरसरी निगाह कमरे में डाली और फिर जेवर गहनों से लदी हुई ही बेड पर जा करके गिरी। मालती को माँ की याद आ गई कि कैसे माँ बिना दूध पिए सोने नहीं देती थी, पर आज उसे ऐसे ही सोना था। तभी उसे याद आया कि भाभीियों ने आते समय कहा था कि घूंघट डाल करके जमाई बाबू का इंतजार करना और आए तो उनके पैर दबाना। पति को परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करना, पर उसे तो जबरदस्त नींद आ रही थी। भला वह कैसे जगेगी? अभी वह सोच ही रही थी कि उसकी सासू माँ ने उसके लिए दूध का कटोरा लेकर के आ गई और कहा कि बेटा, तुम्हें मायके में आदत होगी दूध पी करके सोने की, तो लो बेटा पी लेना। और एक बड़े से गिलास में टेबल पे रखे दूध की तरफ इशारा करके बोली कि ये गिलास का राघव को दे देना याद से। मालती दूध का कटोरा हाथ में लेते हुए बोली, जी माँ जी। गायत्री देवी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो मालती को शिद्दत से माँ की याद आई। बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आ करके कहना। गायत्री देवी ऐसा कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मालती ने खुद को बहुत रोकना चाहा, पर नींद की आगोश में जाने से खुद को नहीं रोक सकी। राघवेंद्र किसी तरह अपनी जान छुड़ा करके अपने कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी गहरी नींद की शिकस्त में थी। दूध का गिलास टेबल पर पड़ा था। भोली भाली लड़की के चक्कर में बेचारे की सुहाग रात की ऐसी की तैसी हो गई थी। आह,
ये क्या? मालती तो गहरी नींद में सो रही थी। राघवेंद्र थोड़े मायूस हो गए। उन्हें कितनी बातें करनी थी उससे, अपनी खुशी, अपनी सारी फीलिंग शेयर करनी थी। मालती को नींद में देख करके उस पे और प्यार आ रहा था। मालती के समीप बैठ करके वो मालती को ऐसे निहार रहे थे जैसे पहली बार देखा हो। सहसा उनके ओंठ गुनगुना उठे। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। राघवेंद्र खुद से ही बड़बड़ा रहे थे। मालती, तुम नहीं जानती तुम क्या अहमियत रखती हो मेरे लिए। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा प्यार मेरे सामने है, मेरे पहलू में। मैं खुशनसीब हूं कि मैंने तुमको पा लिया। तूने कर्म किया, मुझे अपना बना लिया। मालती, मैं आपको अपनी पलकों में छुपा के रखूंगा, जमाने के हर गम से बचा के रखूंगा। और भी कितने वादे किए जा रहे थे और मालती बेखबर सो रही थी। पर राघवेंद्र की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। उन्हें अफसोस हो रहा था कि इतनी अनमोल रात इस नादान लड़की की वजह से यूं ही बेजा हो गई। हाय, इस सुहाग रात अपनी नवविवाहिता सुहागन को अपने अंक में भर करके प्यार की कोई निशानी भी ना दे सके। मालती जेवरों से लदी, पसीने से लथपथ सो रही थी, जिससे उसे परेशानी हो रही थी, पर नींद उसे बेसुध किए हुए थी। राघवेंद्र ने उसके नथिया टीके को खोल करके अलमारी में रख दिए और फिर उसके बगल में उसे निहारते हुए सो गए। तो कुछ यूं रही मालती की पहली रात। सुबह हड़बड़ा करके आंखें खोली मालती ने, जब गायत्री देवी दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगा रही थी, मालती बेटा उठो, सुबह हो गई है, नहा धो करके तैयार हो जाओ जल्दी, आज दुल्हन की मुंह दिखाई है। गांव की सारी महिलाएं आएंगी मुंह दिखाई को। जी माँ जी, अभी आती हूँ। और मालती जल्दी जल्दी उठ करके पलंग पर से उतरने लगी, इस बात से बेखबर कि बगल में राघवेंद्र सो रहे हैं। हड़बड़ी में उसका पैर उनसे टकराया तो घबरा करके ईश्वर को दुहाई देने लगी कि हाँ, मुझसे क्या अनर्थ हो गया। पति परमेश्वर को पैर से स्पर्श कर लिया। आंखें मीच करके हाथ जोड़ करके ईश्वर से बार बार क्षमा मांग रही थी। राघवेंद्र उसके इस बचपने पर मुस्कुरा रहे थे। क्षमा याचना करके मालती ने आंखें खोली तो फिर नजर मुस्कुराते हुए राघवेंद्र पर ज्यों ही पड़ी वह शर्मा करके भागने लगी। राघवेंद्र ने उसकी कलाई को जोर से पकड़े हुए अपनी ओर खींचा तो वह उनके सीने से जा टकराई। मालती की धड़कन घंटे की तरह जोर जोर से बजने लगी, जिसकी आवाज राघवेंद्र को भी सुनाई दे रही थी। मालती घबराते हुए अपने आप को राघवेंद्र के बाहों के कैद से खुद को छुड़ाने लगी, पर राघवेंद्र अपनी प्राण प्रिया को हृदय में समा लेना चाहते थे। मालती, थोड़ी देर रुक जाइए ना, इतने दिनों से आपके लिए बेचैन हैं हम। कितनी रातें आपकी याद में गुजारी हमने, कल्पनाओं में अक्सर आपसे बातें की है, ख्वाबों में आपको बुलाया है, और जब वास्तव में आप मेरे सामने हैं, मेरी हैं, तो आपसे मिलना तो दूर, आपसे कोई भी बात नहीं हो पाई। मालती, आप मेरे पास बैठो ना, मैं बहुत तड़पा हूँ आपके लिए, अब और तो मत तड़पाइए। राघवेंद्र की बातों से मालती के चेहरे पर हया के कई रंग बिखर रहे थे। वह लाज से सिकुड़ी जा रही थी, उसके लब से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। वह नजरें नीची करके बस बैठी रही। राघवेंद्र ने उसके ठोड़ी पकड़ करके उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, आप मेरी आंखों में देखिए, आपको प्यार का समंदर दिखाई देगा। मालती, आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं या मेरा प्यार एक तरफा है? मालती सिर्फ नजरें झुका करके सुनती रही। कुछ तो बोलिए, यूं खामोश तो ना रहिए वरना मेरी जान पे बन आएगी। राघवेंद्र भावुक हो रहे थे। मालती ने उनके होठों पर हाथ रख दिए और घबरा करके कहा, ऐसा मत कहिए, आप मेरी जान हो, मेरी सांसों की डोर अब आपसे जुड़ी है। आप हैं तो मैं हूं, आपके बिना मेरे जीवन का क्या मोल है। इसलिए दोबारा अपने मुंह से ऐसी मनहूस बात मत निकालिएगा। राघवेंद्र के मन में लड्डू फूट रहे थे। मालती के मन में अपने लिए इतना प्यार देख करके उनका मन गदगद हो रहा था। गायत्री देवी के दोबारा आवाज देने पर मालती हाथ छुड़ा करके भागी। मालती नहा धो करके 16 श्रृंगार करने में व्यस्त थी। सभी फुफेरी चचेरी ननदे भाभी का श्रृंगार कर रही थी। आज भाभी की मुंह दिखाई जो थी, किसी तरह का कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती थी, इसलिए कोई नथ तो कोई पाजेब पहना रही थी। 16 श्रृंगार करके मालती किसी देवी का रूप लग रही थी। सासू माँ ने देखा तो नजर का टीका कान के पीछे लगाते हुए कहने लगी,
कहीं मेरी बहू को किसी की नजर ना लग जाए। सभी ननदें जोर से ठट्ठा मार करके हंसने लगी। मालती की मुंह दिखाई में गांव की औरतों के साथ साथ नाते रिश्ते की महिलाएं भी आई हुई थी। सब मालती के रूप पर मोहित हो रहे थे और गायत्री देवी के भाग्य की सराहना कर रही थी। वाह गायत्री, तुम्हारी बहू अमीर घर के होने के साथ साथ खूबसूरती में भी बहुत अमीर मिली है। मालती पर पूरे घर परिवार को इतना स्नेह लुटाते देख मालती की बड़ी जेठानी अमृता जल भून रही थी। मालती को ससुराल आए 2 महीने से ज्यादा हो गया था। ससुराल वालों का भरपूर प्यार मिल रहा था उसे। गायत्री देवी उसे पलकों पर बिठा करके रखती थी। चौधरी साहब भी छोटी बहू से बहुत स्नेह रखते थे। मालती भी उन्हें माँ बाबूजी जैसा ही समझती थी। उनकी हर इच्छा का मान रखती थी। उनकी किसी भी बात की अवहेलना नहीं करती थी। हरदम खिलखिलाती रहती थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उसे बेहद पसंद करते और बहुत ही प्यार से रखते। राघवेंद्र बाबू का क्या कहना था, जान छिड़कते थे मालती पर। हरदम उसके मुख को निहारते रहते। उसके एक इशारे पर चांद तारे तोड़ लाने को दमखम रखते। कायदे से बाहर घूमने फिरने खाने पीने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। सो दोनों पति पत्नी का ज्यादातर वक्त घूमने फिरने में ही व्यतीत होता। और इन सब के बीच मालती को कभी कभी रूपा की बहुत याद आती। उसका मन होता काश इस समय रूपा मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। अपने मन की सारी खुशी उसको सुना पाती। बीते दिनों के एक एक हाल उससे बयां करती। पर ऐसा संभव कहाँ था। जब भी मालती घर जाने का नाम लेती सब मना कर देते। गायत्री देवी कहती कि हमारे यहाँ का रिवाज है कि दुल्हन माँ बनने के बाद ही मायके जाती है। और फिर चिंतित होकर के कहती हैं कि बड़ी बहू ने बात नहीं मानी और बिना गोंद भरे ही मायके चली गई। तो आज तक हम सब पोता पोती के मुंह देखने के लिए तरस रहे हैं। मालती को कोई जवाब नहीं सूझता, परंतु राघवेंद्र कभी दबे शब्दों में कहते कि माँ, मालती अभी छोटी है, माँ बनने की उम्र नहीं है इनकी। आप इस बार जाने दीजिए इनको, अगली बार रख लीजिए, चाहे जितने महीने मन करे आपका। पर गायत्री देवी अपने फैसले पर अडिग रहती। कहती बात मन का नहीं है, पुरखों की चली आ रही प्रथाओं का है, जिससे हम कोई बैर लेना नहीं चाहते हैं। एक की यानी बड़ी बहू की सजा तो भुगत ही रहे हैं, दूसरी को भी वही नादानी करने देना नहीं चाहते। उनकी बातें सुन करके राघवेंद्र निरुत्तर हो जाते और मालती मन मसोस करके रह जाती। मालती के चले जाने के बाद रूपा बहुत उदास रहने लगी। उसने मालती के घर आना जाना लगभग छोड़ दिया था। कभी कभी यशोदा देवी बुला भेजती किसी काम के लिए तो ही आती थी, नहीं तो अपने घर पर ही पड़ी रहती और पढ़ाई में दिल लगाने की कोशिश करती। पर मालती के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो गुस्से में झुंझला पड़ती कि मोटी मुझे छोड़ करके चली गई, ससुराल में जा करके मुझको भूल ही गई। कभी सुध नहीं लेती कि रूपा जिंदा है या मर गई। मैं भी भूल जाऊंगी मेरी बला से। मुझे याद नहीं करती तो मैं कौन सा उसके गम में मरी जा रही हूँ। मैं भी भूल जाऊंगी उसे, मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। हालांकि उसका मन ही जानता था कि मालती के बिना जीना कितना कठिन हो रहा था उसके लिए। मालती नहीं थी तो जैसे रूपा भी नहीं थी। कभी कभी अगर जाती भी उसके घर तो उमानाथ से भेंट नहीं हो पाती। उमानाथ को मालती की कमी बहुत महसूस होती और शायद रूपा की भी। जब मालती और रूपा घर पर होते थे, दोनों हंसती खेलती बातें करती तो उमानाथ को बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वह भी शामिल हो जाते थे। मालती और रूपा बाजार के सारे काम उमानाथ से ही करवाते थे, चाहे किताबें मंगवानी हो, खाने का सामान मंगवाना हो, खेल का सामान मंगवाना हो, नाटक सिनेमा जाना हो तो उमानाथ भैया के शरण में ही जाती थी दोनों। और उमानाथ खुशी खुशी उनके सारे काम कर देते थे। उन दोनों के साथ वह भी खेलने लगते थे, जैसे लुका छुपी हो, चोर चिट्ठी हो, वो भी शामिल हो जाते थे। मस्ती मजाक में रूपा को छेड़ देते थे, कभी उसकी चोटी पकड़ करके खींच देते थे। कभी कुछ खा रही होती तो हाथ से छीन करके खा जाते और रूपा मिमियाने लगती तो दोनों भाई बहन खूब हंसते।
उमानाथ को वो सब मीठी यादें बहुत परेशान करती, उन्हें बहन की बहुत याद आती और रूपा की भी। मालती को याद करते थे तो उन्हें समझ में आता था, पर रूपा को याद करना उनकी समझ के परे था। उन्हें क्या हो गया है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर क्यों वे रूपा को एक नजर देखने के लिए लालायित थे? क्यों उनके मन के भीतर एक बेचैनी है? क्यों उनका दिल रूपा को देखने के लिए तरस रहा है? वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बेचारी किसी से कह भी नहीं सकती थी उसके बारे में, पूछे भी तो किससे? उनसे रहा नहीं गया तो एक दिन अपनी माँ से पूछ ही लिया। जब खाना खाने के लिए घर आए और माँ को अकेले देखा तो मौका जान करके उन्होंने पूछ लिया कि माँ, मालती के बिना घर कितना सूना ना, घर काटने को तो दौड़ता है ना माँ? हाँ बेटा, मालती चली गई जैसे घर की रौनक ही चली गई। मालती की हंसी सुनने को कान तरस गए हैं। मैं जो जानती कि उनके घर इतनी सख्त प्रथा है तो अपनी मालती को कभी उस घर में नहीं ब्याहती। आंखें तरस गई हैं अपनी फूल सी बच्ची को देखने के लिए। मती मारी गई थी हमारी बच्ची की, लाखों में एक थी, उसके लिए तो लड़कों की लाइन लग जाती, पर तुम्हारे बाबूजी को यही परिवार मिला अपनी लाडो के लिए। यशोदा देवी दुखी होते हुए बोली, अरे माँ, जब से मालती गई है रूपा भी नहीं आती है। हाँ बेटा, सहेली ही नहीं रही तो किसके पास आएगी बेचारी। कभी कभी बुलाती हूँ तो कभी कभी स्वयं मालती की खोज खबर लेने के लिए चली आती है, पर अब वो बात कहाँ। अब तो वह भी शांत ही रहती है। लगता ही नहीं है कि वही रूपा है जो हरदम चहकते फिरती थी पूरे घर में। अच्छा, उमानाथ को पता नहीं था, पर संतोष हुआ कि कभी कभी ही सही आती तो है। अब उमानाथ को रूपा का इंतजार रहता कि अगली बार कब आएगी। वे पुराने दिनों में लौट जाना चाहते थे, जहां रूपा और मालती बदमाशियां, चंचल शोखियां या आंखों में हरदम हरकतें, शरारतें भरी होती थी। और उनका इंतजार एक दिन खत्म हो गया जब दिवाली का त्योहार नजदीक आया। दिवाली का त्योहार आ रहा था। यशोदा देवी घर की साफ सफाई करवाने में बिजी थी। दाई नौकर मिल करके घर के सभी कमरे, आंगन, बरामदे और छत की सफाई करने में लगे थे। यशोदा देवी भी एक पैर पर खड़े हो करके लगातार निर्देश दे रही थी कि कहां पर कैसा करना है। पूरे घर की सफाई अच्छे से हो, इसके लिए कभी कभी झुंझला भी रही थी। फलस्वरूप दिवाली के दिन ही उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। तो उन्होंने उमानाथ से कहा कि उमा बेटे, एक काम करो, जरा रूपा को बुला करके ला दो। दिवाली का इतना बड़ा त्योहार है और निगोड़ी आज ही के दिन मन को खराब होना था। पूरे शरीर दर्द से टूट रहा है, पर क्या करें, बैठ भी तो नहीं सकते हैं। देवी देवताओं को तो मनाना ही पड़ेगा, इसलिए जा बेटा, जरा उसे बुला दो। रूपा आ जाएगी तो बड़ी मदद मिल जाएगी। पता नहीं क्यों रूपा को देखने के नाम से उमानाथ का दिल जोरों से धड़का। उमानाथ अपनी ही फीलिंग पर शर्मिंदा हो रहे थे। खैर, उन्होंने माँ के सामने हाँ में सिर हिलाया कि जी माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद बाजार जाऊंगा तो रास्ते में कहते जाऊंगा। इतना कह करके वे हवेली से बाहर निकल गए कि कहीं माँ उनकी चोरी पकड़ ना लें। उमानाथ को अंदाजा नहीं था कि रूपा से मिलने की इतनी खुशी क्यों है। मालती को गए 3 महीने हो गए थे और तब से उन्होंने रूपा को नहीं देखा था, पर उसे याद हर रोज किया करता था। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें लगता था कि वे मालती को याद कर रहे हैं और मालती याद आती है इसलिए रूपा भी, पर असल में ऐसा नहीं था। उन्हें अब पता चला था। शाम के वक्त उमानाथ मार्केट जाने के नाम पर घर से निकले तो जैसा माँ का आदेश था चल पड़े रूपा के घर। घर के नजदीक पहुंच करके देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, तो उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो आवाज लगाई, रूपा रूपा। 1-2 बार कहा तो रूपा थोड़ी देर बाद आई। दरवाजा खोला तो सामने उमानाथ खड़े थे। आप यहाँ कैसे? वो थोड़ी देर के लिए ठिठकी। उसने आश्चर्य से उन्हें देखा। उमानाथ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। रूपा को सामने देख करके उनके दिल को बड़ी ठंडक मिली। ओ माँ ने तुम्हें बुलाया है, आज दिवाली है ना, तो माँ
को तुम्हारी मदद चाहिए। देवी देवताओं के लिए दिया बाती बनाना है और हवेली के लिए भी दिए तैयार करने हैं, इसलिए माँ ने तुम्हें बुलावा भेजा है। आपने क्यों तकलीफ की? महरी को भेज देते तो मैं चली आती। वह मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इतने दिनों तक ना आ सकी। उमानाथ को चिंता हुई। क्या हुआ, अब कैसी हो? एक साथ दोनों सवाल पूछ डाले। उतावलापन देख करके रूपा थोड़ी हैरान हुई तो उन्होंने झट से खुद को संभाला। हाँ, थोड़ा बुखार था, अब ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तो चलो, माँ तुम्हें याद कर रही हैं, उमानाथ ने कहा। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रूपा के मन में उमा को लेकर के किसी तरह के भाव नहीं थे। वह तो किताबी कीड़ा थी, उसे तो पढ़ लिख करके कुछ बनना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके रखती थी। और फिर उमानाथ के मनोभाव से वह बिल्कुल अनजान थी। थोड़ी देर बाद रूपा चेहरा साफ करके बाल वगैरह ठीक करके आई। तब तक उमा बाहर खड़े रहे। दोनों साथ साथ चलने लगे। उमानाथ के चेहरे पर खुशियां स्पष्ट झलक रही थी, पर वह खामोश ही थे। क्या बोलें, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रूपा की खामोशी उन्हें खटक रही थी। उमानाथ ने जब भी देखा था रूपा को चहकते हुए ही देखा था, पर आज उसकी खामोशी उन्हें बहुत निराश कर रही थी। कुछ दूर चलने पर खामोशी उन्होंने ही तोड़ी। मालती के जाने से सब कुछ बदल गया है ना? पूरा घर खामोश हो गया है। तुम भी तो बहुत याद करती होगी ना? रूपा ने हाँ में सिर हिलाया। मालती के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रूपा ने कहा, इसलिए तुमने मेरे घर भी आना छोड़ दिया है ना? उमानाथ रुआंसे होकर के बोले तो रूपा ने एक पल को उनको देखा और उनके मन में छुपे भावों को समझने की कोशिश करने लगी, पर फिर ध्यान हटा लिया। और आजकल क्या कर रही हो? उमा ने पूछा। कुछ खास नहीं, 11वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए और कहीं आना जाना नहीं हो पाता। हाँ, कभी कभी आ जाया करो, माँ को अच्छा लगेगा। जब से मालती गई है माँ एकदम उदास रहती है। उमानाथ ने रिक्वेस्ट की तो रूपा ने फिर से अपना सर हिला दिया और थोड़ी देर में दोनों हवेली पहुंच गए। रूपा को देख करके यशोदा देवी बहुत खुश हुई। क्या हुआ बेटी, मालती को जाते ही काकी को भूल गई, जो बुलाने पर भी नहीं आती? रूपा ने हंस करके माफी मांगी और अपनी परेशानी बताई। फिर उमानाथ की तरफ देख करके यशोदा देवी ने पूछा, क्यों उमा बेटे, तुम बाजार नहीं गए? जी माँ, अभी जाता हूँ। उमानाथ पूरी तरह से झेप गए। रूपा उन्हें आश्चर्य और प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी। उमानाथ नजरें चुरा करके इधर उधर देखने लगे, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। अब आ ही गया है तो रूपा बिटिया को बैठा, मैं अभी आती हूँ। और यशोदा देवी पूजा घर में चली गई रुई घी इत्यादि लाने के लिए। उमानाथ को बाजार जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, पर एक तो रूपा क्या सोचेगी का डर, दूसरा त्योहार है तो बाजार जा करके मिठाई लाना ही था, नहीं तो अम्मा की डांट पड़ने का डर था। और मिठाई नहीं आती तो घर के नौकर चाकरों को क्या मिलता, फिर तो बाबूजी के भी कोप भाजन का शिकार बनना पड़ता। सो मजबूरन उन्हें जाना ही पड़ा। इतने दिनों बाद तो रूपा आई थी और अगली बार ना जाने कब मुलाकात हो। बेचारे सोचते हुए उदास चेहरा लेकर अपनी फटफटिया को तेज दौड़ाते हुए जल्दी से बाजार पहुंचने की चाह में निकल पड़े। रूपा यशोदा काकी के साथ दिए बनाने में बिजी थी। करीब 200 दियों में बाती बना करके घी में डुबो करके दीप बनाना था, जिसमें अच्छा खासा वक्त लगने वाला था। यशोदा देवी बीच बीच में कोई ना कोई काम करने के लिए उठ रही थी, पर रूपा लगातार अपने काम में बिजी थी। इधर उमानाथ मिठाई, झाड़ू, फुलझड़ी, पटाखे आदि जल्दी जल्दी खरीद करके घर की ओर भागे। सहसा याद आया, रूपा को गर्मा गर्म समोसे बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ी और रामू हलवाई की दुकान की तरफ दौड़ पड़े और गर्मा गर्म रबड़ी और समोसे खरीदने लगे। रामू हलवाई ने हंसते हुए पूछा, क्यों भैया जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, अब समोसा और जलेबी या रबड़ी लेने के लिए इस गरीब की दुकान पर आते ही नहीं,
क्यों भैया जी, हमसे कोई कसूर हो गया क्या? नहीं रामू काका, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि जिसके लिए समोसे ले जाता था वो बहना अपने ससुराल चली गई, कहते हुए उमानाथ भावुक हो गए। सुन करके रामू हलवाई भी दुखी हो गया। फिर उमानाथ जल्दी से गाड़ी मोड़ करके घर की ओर चल दिए। उमानाथ जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहते थे। वो मन ही मन डर रहे थे कि कहीं रूपा चली ना गई हो, पर थैंक गॉड रूपा अभी भी दिए बनाने में व्यस्त ही थी। उमा ने सारे सामान माँ को थमा दिए और समोसे की दोने को दिखाते हुए कहा कि माँ, इसमें रबड़ी और गर्मा गर्म समोसे हैं, अभी निकालिए और सब मिल करके खाइए। यशोदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें बड़ी शिद्दत से मालती की याद आई कि कैसे बाजार की चीजों को खाने के लिए बेचैन रहती थी। आज इतने दिनों बाद कैसे सूझी उमा मालती के जाने के बाद। आज पहली बार लेकर के आए। रूपा ने आश्चर्य से सर उठा करके उमानाथ को देखा तो उमानाथ शर्म से लाल हो गए और फौरन उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा तो हकलाते हुए बोले कि माँ, आज दिवाली का त्योहार है ना, तो सोचा मीठा के साथ कुछ नमकीन भी ले लूं। गर्मा गर्म निकालिए ना, रूपा को भी दीजिए, उसे भी तो बहुत पसंद है। अच्छा, यशोदा देवी मन ही मन मुस्कुराई और फिर रूपा के मना करने के बावजूद ढेर सारे मिठाइयाँ, रबड़ी और समोसे ले आई और उमानाथ को बोली कि तुम भी खाओ रूपा के साथ। वैसे तो जब मालती थी तो रूपा कई बार उमानाथ और मालती के साथ इकट्ठे खाई थी, पर आज एक अजीब सी झिझक हो रही थी साथ में खाने में। सुबह सुबह की वॉकिंग कर राघवेंद्र अभी अभी लौटे थे। मालती, ओ मालती, कहाँ हो? जरा गर्मा गर्म एक कप चाय बनाओ ना मालती। कोई जवाब ना पाकर के राघवेंद्र लगातार आवाज दिए जा रहे थे। मालती दौड़ी भागी आ रही थी। जी हाँ, अभी बना करके लाती हूँ, थोड़ी देर सब्र करिए, मालती ने मुस्कुराते हुए कहा तो राघवेंद्र उसे अपनी बाहों में भर करके बोले कि सब्र ही तो नहीं होता मालती, आप एक मिनट के लिए भी आंखों से ओझल होती हो तो मेरा मन बेचैन होने लगता है। मालती, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना तो एक पल भी गुजारा नहीं होता। बस बस इतना प्यार काफी है जीने के लिए। मालती बीच में ही टोक करके बोली, मैं देखती हूँ आप पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगाते हैं। मैं कहीं भागी थोड़े ना जा रही हूँ जो आप सब कुछ छोड़ करके बस मुझे ही घेरे रहते हैं। क्या करूँ मालती, आपने मुझ पर जादू कर दिया है। आपके अलावा कुछ सूझता ही नहीं, हर समय लगता है बस आपको ही देखते रहें। मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार आप ही हैं। राघवेंद्र ने अपना सर मालती के सर से टकराते हुए बोले। अच्छा अच्छा, बहाने मत बनाइए और ध्यान से सुनिए। अगले महीने रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो मेरे भैया आएंगे तो जरा ध्यान रखिएगा। उमानाथ का मन प्रेम के रंग में रंग चुका था। धीरे धीरे उनकी समझ में यह बात आने लगी थी। रूपा को एक झलक देखने के बहाने ढूंढते रहते थे और रूपा थी जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। उसे पढ़ लिख करके मास्टरानी जो बनना था और वैसे भी उसने मालती से कह रखा था कि 12th के बाद वह अपने माँ के पास चली जाएगी और अपने राजीव भैया के साथ पढ़ करके पढ़ाई करेगी। पर उसके बिना उमानाथ का गुजारा संभव नहीं लग रहा था। उमानाथ ने भी ग्रेजुएशन किया था, पर क्योंकि दो भाई नौकरी के कारण घर के बाहर रह रहे थे तो इसलिए इन दोनों भाइयों शशांक, शेखर और उमानाथ को बाहर जा करके नौकरी करने की अनुमति नहीं मिली चौधरी साहब से। उनका कहना था जब सब बाहर ही कमाने जाएंगे तो घर की संपत्ति का ख्याल कौन रखेगा, हम कब तक इस जिम्मेदारी को अकेले संभालते रहेंगे। इसलिए आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने पिता की इच्छा के आगे सर झुका लिए। वैसे भी गांव में जमीन जायदाद था, दूध दही सब्जी अनाज के रेल थे, फिर क्यों किसी के अधीन रह करके किसी की गुलामी करें। इस तरह दोनों भाई ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया। पर रूपा के सपने तो ऊंचे थे। वह दही मट्ठा करके संतुष्ट नहीं होने वाली थी। उसे तो समाज की प्रगति में योगदान देना था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना था। उस समय ग्रामीण औरतों के लिए नौकरी करना बहुत दुर्लभ बात थी। पर रूपा ने ठान लिया था कि चूल्हा चौका में अपना संपूर्ण जीवन नहीं बर्बाद करेगी। इसलिए रात दिन एक करके पढ़ाई कर रही थी। यानी उमानाथ और रूपा के रिश्ते का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उमानाथ की हिम्मत नहीं थी कि वह कभी रूपा के आगे अपना मुंह खोल सके। डर था कहीं इनकार ना कर दे। पर बड़े सयाने
कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो उमानाथ को भी रूपा के अलावा अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सोते जागते बस एक ही ख्याल था, बस रूपा। पर रूपा से कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। उमानाथ को कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था। यशोदा देवी मालती को याद करके उदास हो जाती। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते। हाय रे, इस बार मेरी लाडो मेरी आंखों से दूर है। रक्षाबंधन आने के महीने भर पहले से ही चहकती फिरती थी। भाइयों से राखी बंधाई मांगते नहीं थकते थे। पर इस बार मेरी मालती सिर्फ राह तकेगी अपने भाइयों का। कोई हो हल्ला नहीं मचाएगी, कोई तकरार नहीं करेगी भाइयों से, मन ही मन सोचती। रक्षाबंधन के एक दिन पहले शाम को ही मालती के दोनों भाई बन ठन करके तरह तरह के मिठाइयां उपहारों के साथ मालती के ससुराल पहुंच गए थे। मालती तो फूली नहीं समा रही थी इतने दिनों बाद अपने भाइयों को देख के। जो भाई उसे पलकों पर बिठा करके रखते थे, उन्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। मालती के परिवार वालों ने भी उसके दोनों भाइयों को सराखों पर बिठाया था। उनके स्वागत सत्कार का खास ख्याल रख रहे थे चौधरी साहब। आखिरकार मालती उनकी लाडली बहू थी, तो उसके मायके वाले भी उतने ही अजीज थे उनके लिए। आज रक्षाबंधन था तो मालती सुबह मुंह अंधेरे ही उठ करके नहा धो करके भगवान जी की पूजा के लिए मंदिर में घुस गई। मंदिर को साफ सुथरा करके फूलों से सजाया। भगवान की पूजा आराधना आरती बंदन करके रसोई में घुस गई। तब तक नौकर चाकर भी हाजिर हो गए थे। मालती ने अपनी सासू माँ गायत्री देवी से पूछा कि माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? तो गायत्री देवी ने कहा कि बेटा, जो तुम्हारे भाइयों को पसंद है और तुम्हें भी वही बनवा दो। आज तुम्हारा दिन है तो तुम्हारी ही पसंद बनेगी। ठीक है माँ जी, मालती खुशी से चहक उठी। फिर उसने रसोइये से पनीर मसाला, भरवा पराठे, कटहर के कोफ्ते, मालपुए, जलेबी, रबड़ी आदि बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि दीनू काका, आज मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगी। और फिर मालती ने दीनू काका के साथ मिल करके झटपट सारे पकवान और मिठाइयाँ तैयार कर ली। तब तक उसके दोनों भाई शशांक भैया एवं उमानाथ भी नहा धो करके तैयार हो करके आ चुके थे। अलबत्ता राघवेंद्र अभी तक घोड़े बेच करके सो रहे थे। मालती ने फौरन उन्हें जगाया, कहा कि उठिए, जल्दी से नहा धो करके तैयार हो जाइए, दीदी लोग आती होंगी राखी बांधने के लिए। राघवेंद्र ने अलसा करके आंखें खोली तो सामने मालती खड़ी थी। राघवेंद्र थोड़ी देर के लिए पलक झपकाना भूल गए थे। आज तो मालती हूर लग रही थी। ओह मालती, आज तो आप गजब ढा रही हो। देखो मेरा दिल आपकी ओर खींचा चला जा रहा है। कहते हुए राघवेंद्र मालती को अपने करीब खींचते हुए दोनों बाजुओं में भर लिए और दोनों की सांसें टकराई तो कुछ क्षण के लिए मालती मदहोश हो गई। पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और हंसते हुए बोली कि खूब समझती हूँ आपकी चालाकी। चलिए जल्दी से तैयार हो करके आ जाइए, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे भैया तैयार हो करके बैठे हैं राखी बंधवाने के लिए, कहते हुए बाहर भागी। राघवेंद्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और ना चाहते हुए भी उठ करके तैयार हो गए। उनकी इतनी जुर्रत कहाँ जो मालती की आज्ञा की अवहेलना करें। सब तैयार हो करके एक जगह इकट्ठे हो करके बैठे थे। मालती ने बारी बारी से दोनों भाइयों की कलाई में राखी बांधी और भाइयों की आरती उतारी, पर उपहार के लिए कोई जिद नहीं की। तो उमानाथ की आंखों में आंसू आ गए, जिसे मालती ने देख लिया पर उस समय कुछ ना पूछा। फिर उमानाथ और शशांक भैया ने अपने अपने जेब से उपहार निकाल करके मालती के आगे कर दिया। मालती चहकती हुई खुश होते हुए उपहार लेने लगी तो गायत्री देवी ने कहा कि बहू खोल के दिखाओ तो कि भाइयों ने क्या उपहार दिए हैं। अभी खोलते हैं माँ जी, कह करके उपहार को खोलने लगी और देख करके एकदम से खुश हो गई, क्योंकि उमानाथ ने सोने के जड़ाऊ झुमके दिए और शशांक ने कानों की बालियां, जिसे वह इतराते हुए अपनी सास को दिखला रही थी और राघवेंद्र को भी कनखियों से देखते हुए पूछ रही थी कि कैसा है। राघवेंद्र भी हाथ के इशारों से जता रहे थे कि खूब अच्छा लग रहा है। सासू माँ भी झुमके एवं मीना की कई बालियों के पूरे मन से प्रशंसा कर रही थी। फिर राघवेंद्र की बहनों ने भी उनकी कलाई में राखी बांधी
और मनचाहा उपहार पाया। रात में सबको भोजन करा करके मालती दोनों भाइयों के पास बैठ गई और बातें करने लगी। पुराने दिनों की यादें तीनों मिल करके ताजा करने लगे। मालती अपनी माँ, भाभीियों एवं प्राण से भी प्रिय सहेली रूपा के बारे में हाल चाल पूछने लगी। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, माँ तो रोज रोती हैं तुम्हारी याद में। घर एकदम सूना सूना सा लगता है, तुम चली आई हो तो जैसे घर की रौनक ही चली गई है। रूपा भी अब नहीं आती है, माँ के बुलाने पर कभी कभार आती है। कहते कहते उमानाथ की पलकें भीग गई, जिसे उन्होंने झटके से छुपा लिया, पर मालती की आंखों से छुपा न रह सका। शशांक जब किसी कारण बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो मालती ने झट से बात छेड़ दी। बताओ ना भैया, कुछ हुआ है क्या? आप इतने उदास क्यों हो? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रूपा ने कुछ कहा है क्या? पगली ठीक तो है ना? उसने मेरे लिए कुछ नहीं दिया? मालती ने गहरी सांस लिया। नहीं मालती, इस बात का तो गम है कि उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे आते ही उसने भी घर आना छोड़ दिया। मालती, ना जाने क्यों पर मैं तुम दोनों को बहुत याद करता हूँ। अच्छा, हमें या उसे? मालती ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा। नहीं रे, तुम दोनों को। उमानाथ शर्माते हुए बोले। सच सच कहो ना भैया, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मालती ने उलझन भरे स्वर में कहा। तो उमा ने टालते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। भैया कुछ है तो बता दीजिए, मुझे सुनकर के अच्छा लगेगा। इस प्रकार मालती के बार बार आग्रह करने पर उमानाथ स्वयं को रोक ना सके और अपने मन की सारी बातें मालती के सामने बोल पड़े, जिसे सुन करके मालती दंग थी। क्या भैया, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? भला मुझे कहाँ पता था कि मेरे मन में उसके लिए क्या फीलिंग्स है? तो तुम्हें क्या बताता? अब तो पता चल गया ना, तो अब तो बता दीजिए अपने मन की बात, हमें भी और रूपा को भी। तुम्हें तो बता दिया, पर उसके सामने मेरी आवाज नहीं निकलती है, तो भला मैं उससे क्या कहूँ और कैसे कहूँ? उमा ने कहा, काश मैं जा पाती रूपा के पास, पर अजीब सी प्रथा रूपी जंजीरों में जकड़ी हूँ, जिससे निकलते नहीं बनता। पर भैया आप फिक्र ना करो, मिल नहीं सकती उससे, पर लिख तो सकती हूँ ना। आपका पैगाम रूपा तक पहुंच जाएगा। कहते कहते मालती खुशी से झूम रही थी और मालती मन ही मन योजना बनाने में जुट गई कि कैसे माँ और रूपा तक उमा भैया के दिल की बात पहुंचाई जाए। मालती के ससुराल से वापस आने पर उमानाथ सबसे पहले अपनी माँ के पास गए और माँ को मालती का सब हाल समाचार विस्तार से सुनाए और पूरी तरह से आश्वस्त कराए कि मालती अपने ससुराल में खूब मजे में है। सब उसकी बहुत चिंता करते हैं, हम सबको उसकी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। पर उमानाथ को यह भी याद आ रहा था कि कैसे वापसी के समय मालती दोनों भाइयों को पकड़ करके जोर जोर से रो रही थी, साथ आने की जिद कर रही थी। पर एक संतुष्टि भी थी कि कोई बात नहीं, मालती के परिवार के लोग भले मानस हैं और फिर जमाई बाबू भी तो मालती को सराखों पर बिठा के रखते हैं, वे लोग उसे किसी तरह का कष्ट होने नहीं देंगे। उमानाथ ख्यालों में लीन थे और यशोदा देवी कब से आवाज लगा रही थी कि उमा बेटा, मालती ने कोई चिट्ठी पत्री नहीं दी अम्मा के लिए। सहसा उमानाथ की तंद्रा टूटी तो वे सकपका गए और सोचने लगे कि अगर मालती की चिट्ठी अम्मा को दे दी तो मालती ने चिट्ठी में रूपा के बारे में जरूर लिखा होगा। मैं क्या करूं, माँ को मना भी नहीं कर सकता और झूठ भी नहीं कह सकता, पर अम्मा को यह बात अभी बताना सही भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रख करके झूठ बोला कि अम्मा, मालती ने तो कोई चिट्ठी नहीं दी, जो कहना था हमसे ही कहलवाया है। सुन करके थोड़ी उदास हो गई यशोदा देवी, आंखों के कोरों को पोंछते हुए बोली कि कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं मिली होगी। उमानाथ शर्मिंदा हो रही थी और मन ही मन क्षमा प्रार्थी कि माँ से झूठ बोला। उमानाथ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रूपा को जा करके खत पहुंचाए, डर रहे थे कि कहीं रूपा भड़क गई तो रूपा को नाराज करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। सोचा नौकरों के हाथ भिजवा देंगे, हाँ यही ठीक रहेगा। और फिर उन्होंने दीनू काका के हाथों रूपा को खत भिजवाया। खत पा करके रूपा बेहद खुश हो गई और साथ ही नाराज भी कि किसी ने बताया क्यों नहीं कि वे लोग मालती के यहाँ जा रहे हैं। कुछ नहीं तो कम से कम एक चिट्ठी ही भेज देती। ये सोच करके उसका मन बहुत उदास हो गया। पर कोई बात नहीं, मैं ना सही, मालती ने तो खत भेजा है ना मुझे, यही समझा करके उसने अपने को तसल्ली दी और अपने कमरे में जा करके चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई और खत को खोल करके सीधा किया और पढ़ने लगी।
मेरी प्रिय सखी रूपा, आशा करता हूँ तुम मेरे बिना भी सकुशल होगी और मुझे रोज याद करती होगी जैसा कि मैं तुम्हें करती हूँ। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ, घर वाले मेरा बेहद ख्याल रखते हैं। राघवेंद्र जी तो जान छिड़कते हैं मुझ पर, इनको तो मेरे अलावा कोई कुछ सूझता ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी भूल बैठे हैं, कुछ की सुधि नहीं है, बस मुझे ही निहारते रहते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा वर मिला, इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। पर कभी कभी घुटन भी होती है कि प्यार तो मिला पर आजादी नहीं है। प्यार के इस महीन धागे में जैसे बंध सी गई हूँ मैं। ना तुमसे मिलने की आजादी है, ना अपने माँ बाबूजी से। इन लोगों की कठोर प्रथा रूपी कैद में जकड़ ली गई हूँ, जहाँ छटपटाती हूँ पर छूट नहीं पाती। पर संतोष भी है कि अम्मा बाबूजी से बढ़ करके भी सास ससुर प्यार करते हैं, मुझे अपनी बहू नहीं बेटी समझते हैं। और इन लोगों का असीम प्यार देख करके मैं खुश हूँ। वैसे असीम प्यार तो मेरे उमा भैया को भी हो गया है तुमसे। रूपा, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे बिना उनके दिन नहीं चल रहे, सब कुछ जैसे थम सा गया है। वह मायूस हैं, खामोश हैं तुम्हारे बिना। जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं, जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं तुम्हारे बिना। पढ़ करके रूपा की सांसें डर के मारे थम सी गई। उसने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, इतने अमीर घर की बहू बनने का सपना तो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। और न ही उमानाथ को कभी इस नजर से देखा था। वह तो मालती के भाई थे, यानी उसने भी आदर की नजर से ही हमेशा देखा था। हाँ, यह अलग बात है कि रूपा यहाँ मौसी के पास रहती थी, उसका स्वयं का घर तो दूसरे गांव में था। शायद इसलिए उमानाथ ने अपने दिल को इजाजत दे दी उसकी तरफ बढ़ने के लिए, उसके नाम से धड़कने के लिए। रूपा आगे बढ़ी और खत को पढ़ना शुरू किया। रूपा आगे बढ़ी और खत को पढ़ना शुरू किया। मालती खुशी से उछल रही थी। रूपा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी भाभी भी बन सकती हो, पर दिल पर किसका जोर है। अब अगर मेरे भाई का दिल तुम पर ही आ गया है तो तुम भी हाँ कर दो ना। मालती खत में गिड़गिड़ा रही थी। कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों सखी भी रहेंगे और एक दूसरे के रिश्तेदार भी बन जाएंगे। मैं तुम पर हुक्म चलाऊंगी और तुम भाभीियों की तरह जल भुन जाओगी। हाँ हाँ रूपा, प्लीज मान जाना और अपना जवाब मुझे खत लिख करके अवश्य देना। बाकी सब कुशल मंगल है, तुम्हारी सखी मालती। रूपा खत पढ़ करके सोच में पड़ गई। उसके मन में हलचल सी मची थी। इस बात की सपने में भी उम्मीद नहीं थी। वह हैरान थी और परेशान थी। वह सोच में डूब गई। उमानाथ से प्यार करके उनसे शादी करके उसकी किस्मत चमक जाएगी। उमानाथ हर तरह से लायक इंसान थे, पर क्योंकि उन्होंने जब अपनी पढ़ाई की प्राथमिकता नहीं दी तो रूपा की पढ़ाई की क्या अहमियत होगी उनकी नजरों में। और अगर मान लिया कि उन्होंने साथ भी दे दिया तो उनके घर वाले उसकी आगे की पढ़ाई के लिए राजी होंगे। इस तरह तो उसके सपने पर ताले लग जाएंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसके अपने माता पिता की सहमति भी तो आवश्यक थी। वह ऐसे ही कैसे हाँ करते, पर अपने माँ बाप का मान भी, इज्जत भी तो उनकी इजाजत के बगैर वह कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा सबसे पहले वह अपनी मौसी को बताएगी, तभी कुछ निर्णय लेगी। और सांड ढले मौका देख करके रूपा ने मालती के खत वाली बात अपनी मौसी को बता दी। जब वह खाना पका रही थी चूल्हे पर और वह वहीं बैठ करके आंच लगा रही थी और कहा कि मौसी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं, मुझे क्या करना चाहिए। मौसी तो सुन करके दंग थी। गुड़िया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तू इतना बड़ा भाग लेकर के आई है। चौधरी साहब के घर की कुलबधू बनेगी, यह तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। पर अगर रजामंदी उनकी तरफ से होगी तो हमें भला क्या ऐतराज होगा। मौसी तवे पर रोटी सेंकते हुए बोली। पर उमानाथ और मालती के कहने मात्र से क्या होगा। चौधरी साहब और चौधराइन क्या चाहते हैं यह भी तो महत्वपूर्ण है। अगर चौधरी साहब ऐसा चाहते हैं तो भला हम इनकार करने वाले कौन होते हैं। रूपा की मौसी की बात सुन करके अच्छा लगा। आगे मौसी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे मौसा को कह करके तुम्हारी माँ को यह शुभ समाचार भिजवा देती हूँ। अगर उनकी भी हाँ हुई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तुम ऐसा करो कि मालती को खत में ही लिख दो, पर कह दो कि चौधरी साहब और अपनी अम्मा की मर्जी जान लें। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो। और मौसी के कहे अनुसार रूपा ने मालती को खत लिख करके पोस्ट कर दिया। इधर बेचारे उमानाथ रूपा का जवाब जानने के लिए छटपटा रहे थे। उनके लिए तो एक एक पल युग युग के बराबर बीत रहा था। सीधे जा करके पूछ लें। कई बार उनके मन के भीतर से आवाज आती, पर तुरंत ही उनका मन डर करके भयभीत हो जाता कि रूपा बहुत खुददार लड़की है। अगर उनको उनकी बात पसंद नहीं आई और गुस्से में एकाध तमाचा गाल पर जड़ दिया तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या मुंह लेकर के जाएंगे वह परिवार के सामने। बस यही सब ख्याली पुलाव पका करके डर जाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते। उमानाथ के दिन बेचैनी में किसी तरह बीत रहे थे। रोज रास्ता देखते कि आज मालती का कुछ जवाब आएगा। शाम तक डाकिये का इंतजार करते, पर सब बेकार, कोई नहीं आता। साइकिल पर घंटी बजाते हुए उनका संदेश लेकर के। रूपा ने तो घर आना ही छोड़ दिया था। जब से खत भेजा था उसका चेहरा देखने को तरस गए थे उमानाथ। हृदय में हर पल डर का पहरा रहता, दिल में धक धक सी होती। अगर रूपा ने खत पढ़ करके फाड़ करके फेंक दिया तो क्या रूपा उनसे नाराज होगी? अब तो मेरा चेहरा क्या, मेरा नाम भी सुनना नहीं चाहती होगी, इसलिए तो मेरे घर भी नहीं आती। अब मैंने सुना था तीज के दिन माँ ने उसे बुलावा भेजा था भाभीियों को तैयार करने के लिए, पर वह नहीं आई। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या अब वह मेरे घर कभी नहीं आएगी? उनका मन चिंता के सागर में गोते लगाते रहता। दिन किसी तरह इसी ऊहापोह से गुजर रहा था। करीब 3 महीने बाद डाक बाबू ने हवेली के सामने घंटी बजाई तो उमानाथ के उजाड़ हो चुके मन पर मानो बरसात की पहली बारिश की फुहार गिरी। दौड़ करके भागे दरवाजे की तरफ। उमा भैया, आपके नाम का खत आया है। कहाँ से? उमानाथ ने खत हाथ में लेते लेते पूछा तो डाकिये ने कहा कि रामपुर से। सुन करके उमानाथ खुशी के मारे उछल पड़े। क्या? उमानाथ खुशी से झूम उठे और खत लेकर के अपने कमरे की ओर सरपट भागे। कमरे में पहुंच करके तकिए के सहारे बैठ करके खत खोल करके पढ़ने लगे। खत मालती ने लिखा था। उमानाथ खत पढ़ करके दीवाने हो रहे थे। मालती ने लिखा था कि रूपा की तरफ से हाँ है, उसने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। उसकी मौसी को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। अगर उसकी माँ की भी स्वीकृति मिल जाती है तो आप खुशियां मनाइए, आपकी दाल गल गई है। रूपा ने आपके प्यार को स्वीकार कर लिया है, पर उसकी ख्वाहिश है कि शादी के बाद भी उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। फिलहाल तो उमानाथ प्यार में थे तो रूपा की कोई भी शर्त पूरा करने के लिए तैयार थे। प्यार का नशा उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह हावी हो रहा था। उन्हें दिन रात हर घड़ी से बस रूपा का ही ख्याल था। आंखों में सिर्फ रूपा का चेहरा ही बसा था, इसलिए किसी भी बात से इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं थी। इधर रूपा के कहने को तो हाँ कर दिया था, परंतु भीतर से डरी हुई थी। रूपा यथार्थ में जीने वाली लड़की थी। प्यार का बुखार अस्थाई नहीं होता है, क्योंकि प्यार की बेकरारी, खुमारी, मदहोशी सबकी उम्र 3-4 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। और जब प्यार के सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे तो फिर कुछ खास नहीं दिखेगा उन्हें, ना मुझ में, ना मेरी बातों में, और ना ही मेरे सपनों में। फिर मेरी आकांक्षाओं का क्या होगा? जब बेटों को नौकरी नहीं करने दिया चौधरी साहब ने तो बहू को क्या करने देंगे? पर मालती के प्रस्ताव को ठुकराने का साहस रूपा में नहीं था। और वैसे भी उमानाथ में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से इनकार की सूरत बने। उमानाथ संस्कारी थे, विनम्र थे, कर्मठ थे, खुददार थे। और क्या चाहिए उसे? ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी पा करके तो कोई भी लड़की अपने भाग्य पर इतराएगी। तो फिर वह घर आए नसीब को ठुकराने का साहस कैसे करे? पर सोचा मालती को चिट्ठी लिख करके एक बार या शपथ ले लूं कि मेरी पढ़ाई या नौकरी में कोई बाधा नहीं आएगी। महीनों से बेटी का मुख देखे बिना यशोदा देवी की जान निकली जा रही थी। कई दिनों से रट लगा रखी थी चौधरी साहब से कि उन्हें मालती को देखना है। एक दिन झुंझला करके चौधरी साहब से बोली कि मैं बहुत बुरे बुरे सपना देखती हूँ आजकल, मेरा मन डरते रहता है कि पता नहीं क्या हो। चौधरी साहब ने कहा कि यह तो बताइए भाग्यवान,
यशोदा देवी ने कहा कि सपने में गिद्ध कौवों को देखती हूँ, सूखा पेड़ देखती हूँ और देखती हूँ कि रेगिस्तान में भरी दोपहरी में नंगे पैर मालती चली आती है। उसके बाल बिखरे नजर आते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। सुनिए जी, मेरा मन चिंता में डूबा रहता है। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, तो कैसे भी करके मिलाइए। ठीक है चौधराइन, हम कोशिश करते हैं, कह करके चौधरी साहब उठने लगे तो चौधराइन भी उन्हें फिर से टोका, क्यों ना हम रामपुर ही चले चलें, किसी मंदिर या धर्मशाला में बुला करके मालती से भेंट कर लेंगे। चौधरी साहब को बात अच्छी लगी। ठीक कहती हैं आप, ऐसा ही करते हैं। सुन करके यशोदा देवी खुश हो गई। कल सुबह ही चौधरी साहब ने संदेश भेज दिया कि तैयार रहिए चौधराइन, दोपहर तक निकलेंगे रामपुर के लिए। यशोदा देवी हैरान परेशान हो गई। नौकर से कहवा भेजा कि चौधराइन बुला रही हैं। चौधरी साहब कुछ जरूरी काम निपटा करके हाजिर हुए तो मालती की मां ने कहा कि आप भी गजब करते हैं सरकार, अब बेटी से मिलने जा रहे हैं, वह भी पहली बार, तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा समय दीजिए ताकि कुछ मिठाई पकवान अपने हाथों से बना करके ले लूं। मेरी मालती को मेरे हाथों के पेड़े बहुत ही पसंद हैं, तो कम से कम 2 दिन बाद चलिए ताकि यह सब इंतजाम कर लूं। चौधराइन के स्वर चिंता में डूबे हुए थे। चौधरी साहब के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच गई। वह बात यह है कि चौधराइन कि 2 दिन बाद मुझे बिलासपुर जाना है, एक घर में बंटवारे का निपटारा करवाना है। बेचारे ने बड़ी मिन्नत से बुलाया है। ऐसा करते हैं, शशांक यहाँ घर संभाल लेंगे और आप उमानाथ को लेकर के चली जाइए। मैं फिर कभी जा करके अपनी बिटिया रानी से मिल लूंगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझें। यशोदा देवी थोड़ी मायूसी से बोली, क्योंकि उनका बेहद मन था कि माँ बाबूजी दोनों साथ में जा कर के मिले अपनी लाडो से। खैर, उन्होंने जाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी। पकवान, पेड़े, गुलाब जामुन, गुझिया सब बना लिए। दीनू काका ने सब सामान जुटाया और यशोदा देवी बैठ करके सारे पकवान तैयार कर दिए। फिर उन्होंने उमानाथ से कहा कि बेटा उमानाथ, कल हम लोग जा रहे हैं रामपुर मालती से मिलने। उमानाथ खुशी से उछल पड़े। उनके मुंह से निकला कि माँ, क्यों नहीं रूपा को भी साथ ले लें, वह भी इसी बहाने अपनी सहेली से मिल लेगी। यशोदा देवी को भी यह बात अच्छी लगी। उन्होंने भी तत्काल कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ रूपा को भी संदेश दे आओ कि कल तैयार रहे, हम सब जाएंगे मालती से मिलने। उमानाथ बहुत खुश थी क्योंकि उनके मन की मुराद जो पूरी हो रही थी। रूपा को बुलाने उमानाथ चल तो दिए, पर आज उनके कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। घर से निकलते ही उनके पैर मानो लड़खड़ा रहे थे। कुछ दूर चलने पर गांव की गलियों को पार करते हुए आखिरी मोड़ पर जब रूपा की गली की तरफ मुड़े तो उनका दिल मंदिर के घंटे की तरह जोर जोर से बजने लगा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। उनका मन बेहद भयभीत हो रहा था। पता नहीं रूपा से कैसे नजरें मिला पाएंगे। रूपा ने साथ चलने से इनकार कर दिया तो बड़ी लज्जास्पद बात होगी, या हो सकता है कि वो भी खुश हो सुन करके कि मालती से मिलने जा रही है। अपने मन के उथल पुथल को दबाते हुए उमानाथ पहुंच गए रूपा के घर के पास। घर के बाहर ही रूपा की मौसी गायों को चारा दे रही थी। देखते ही उमानाथ ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, चाची रूपा घर में है क्या? माँ ने संदेश भिजवाया है। रूपा की मौसी ने मुस्कुरा करके देखा और कहा कि हाँ बाबू है ना, अभी बुलाते हैं। और गाय को चारा देते देते आवाज दी, अरे रूपा देखो उमानाथ बाबू आए हैं, चौधराइन ने तुम्हें बुलावा भेजा है। अभी आई मौसी, रूपा अंदर से जवाब देते हुए बोली। फिर कुछ मिनट बाद वह हाथ से दुपट्टा संभालते हुए दरवाजे पर हाजिर हुई थी। उमानाथ पर नजर पड़ते ही घबरा गई और पूछा, क्या बात है मौसी? जैसे वह उमानाथ की नजरों से बचना चाहती हो, इसलिए मौसी की तरफ देख करके पूछा, वह क्या है ना अम्मा, और हम कल मालती से मिलने रामपुर जा रहे हैं। तो माँ ने कहलवाया है कि अगर आपको भी मालती से मिलना हो तो आप भी चल सकती हो। उमानाथ के जीभ जैसे तालू में चिपक गए थे, इसलिए वह अटक अटक करके बोल रहे थे। मालती से मिलने के नाम से रूपा के चेहरे पर खुशी की तेज लहर दौड़ गई। वह खुशी से उछलते हुए बोली, मौसी क्या कहती हो, जाऊं मैं भी?
मौसी हाँ कर दो ना, मालती से मिले कितने दिन हो गए हैं, ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया हो। मौसी जाने दो ना, रूपा मनुहार कर रही थी अपनी मौसी से। रूपा को इतने महीनों बाद इस तरह चंचलता से उछलते देख करके उमानाथ की नजरें शोक हो रही थी। वे मन ही मन रूपा के इस अदा पर निढाल हो रहे थे और सोच रहे थे, हाय तरस गया था रूपा के उस पुराने रूप को देखने के लिए। मौसी ने कहा, हाँ भाई जा मिल ले अपनी सहेली से जिसके लिए तू मरी जा रही है, जा जाने की तैयारी कर। रूपा खुशी से बावली हो रही थी। उसने उमानाथ की तरफ अचानक मुड़ते हुए कहा कि कब जाना है मालती से मिलने, और उमानाथ को अपनी ओर एकटक देखते हुए देख करके लाज से अपनी नजरें झुका ली। उमा ने खुद को संभालते हुए कहा, कल सुबह ही निकल जाएंगे, आप तैयार रहना, हम जाते समय यहीं से हो करके चलेंगे और आपको ले लेंगे। रूपा ने सहमति से सर हिलाया तो उमानाथ वापस अपने घर की ओर मुड़ गए। अचानक मौसी ने रोका कि उमानाथ आए हैं तो मुंह मीठा करते जाइए। मौसी का इशारा समझ करके उमानाथ मुस्कुरा दिए। वहीं रूपा शर्मा करके घर के अंदर भागी। रूपा बिटिया जा उमा बाबू के लिए पेड़ा और पानी ले करके आ, मौसी ने रूपा से कहा और फिर बाहर डेवढ़ी में खा पड़ा बिछाते हुए बोली, उमा बेटा इस पर बैठिए ना। उमा भी उनके प्रेम भरे आग्रह को ठुकरा ना सके और खटिया पर बैठ गए। थोड़ी देर में रूपा पेड़े और नमकीन ले आई और साथ में एक गिलास में ठंडा पानी भी। मौसी ने कहा, तुम भी बैठो और बातें करो, तब तक हम आते हैं बछड़े को घुमा के। रूपा ने रोकना चाहा, तब तक मौसी कहते कहते ही बछड़े को खोल करके जा चुकी थी। रूपा के सामने भारी समस्या आन पड़ी थी। वह तो बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। उमानाथ भी संकोच बस मौन धारण करके चुपचाप खाए जा रहे थे, पर अंदर से प्रबल इच्छा हो रही थी कि रूपा कुछ तो कहे, पर रूपा मौन ही थी। फिर चुप्पी उमानाथ ने ही तोड़ते हुए पूछा कि रूपा, मालती ने जो कहा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तुम नाराज नहीं हो ना हमसे? रूपा ने इनकार में सर हिलाया। रूपा कुछ तो कहो, जिस तरह से हम तुम्हें पसंद करते हैं क्या हम भी आपको पसंद हैं? रूपा ने गहरी सांस खींचते हुए कहा, यह तो पता नहीं पर इतना पता है कि मालती मुझे जान से भी प्यारी है, तो उसकी हर ख्वाहिश मेरे सराखों पर। मालती जो चाहेगी वही होगा। रही बात आपकी, तो मैंने कभी उस नजर से आपको देखा नहीं। सुन करके उमानाथ के चेहरे पर मायूसी छा गई, जिसे रूपा ने भांप लिया। इसलिए तत्क्षण बोली, लेकिन आप हर तरह से प्रतिभा संपन्न श्रेष्ठ पुरुष हैं। आप मेहनती हैं, कर्मठ हैं, खुददार हैं और समझदार भी हैं। भला आपको पा करके कौन स्त्री धन्य नहीं होगी, पर एक डर जो मन को खाए जाता है। रूपा थोड़ा रुक करके बोली, आपके घर में मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं तो पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। उमानाथ थोड़ा भावुक होकर के बोले, रूपा हम आपसे प्रेम करते हैं और आप जानती हैं कि हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। हम आश्वासन देते हैं कि हम आपके सपनों के बीच कभी नहीं आएंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। यह एक चौधरी का वादा है। रूपा को उमानाथ की बातों से बड़ी राहत मिली। उसने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, आशा करते हैं आप मेरे भरोसे का मान हमेशा रखेंगे। बिल्कुल, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपकी भावनाओं को आपके सपनों से भी प्रेम करेंगे। उमानाथ प्रेम रस में आत्म विभोर हो रहे थे, वहीं रूपा उनकी बातों से थोड़ी आश्वस्त हो रही। अगले दिन सुबह सुबह यशोदा देवी की सवारी रामपुर के लिए निकल पड़ी, साथ में उमानाथ और रूपा की भी। रूपा अपनी प्यारी सखी से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, वहीं उमानाथ की खुशी चौगनी थी। मालती से मिलने की खुशी भी थी, पर उससे भी बढ़ करके आज का पूरा दिन रूपा के साथ व्यतीत होगा, इसकी खुशी ज्यादा थी, जो उनके चेहरे से झलक रही थी। पर अफसोस, उमानाथ ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे और रूपा तथा यशोदा पीछे वाली सीट पर, जिसके कारण दोनों में ज्यादा बातचीत तो नहीं हो पा रही थी, पर रूपा के सानिध्य से ही उमानाथ के मन में लड्डू फूट रहे थे। यशोदा देवी इन बातों से बेखबर अपनी बेटी से मिलने का मन ही मन खुशी मना रही थी। दोपहर 12 बजे तक वो लोग रामपुर गांव पहुंच गए थे। वैसे इन लोगों के आने की जरा भी खबर नहीं थी।
मालती और मालती के परिवार वालों को, जिसके कारण कोई तैयारी नहीं की गई थी मालती की तरफ से। गांव से आधा किलोमीटर पहले ही एक हनुमान जी का बड़ा मंदिर था। वहीं पर यशोदा देवी और रूपा को छोड़ करके उमानाथ मालती को लिवाने चले गए। अकस्मात माँ के आने की खबर सुन करके मालती तो खुशी के मारे बावरी हो रही थी। वह तो खुशी से उछल रही थी। खुशी के मारे इतने भी होश नहीं था कि अपने भैया उमानाथ को नाश्ता पानी के लिए पूछे। गायत्री देवी ने याद दिलाया, बहू इतने दिनों बाद भाई आए हैं तो पहले नाश्ता भोजन तो कराओ। फिर उमानाथ की ओर देख करके बोली कि माफ करना बेटा, भाई और माँ को देख करके थोड़ी बावरी हो गई है। पहले से पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो राघवेंद्र को बाहर जाने से रोक लेती। आज ही सुबह अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गए हैं। गायत्री देवी अफसोस जता रही थी। कोई बात नहीं माँ जी, हम शाम तक मालती को छोड़ दें, उमानाथ ने आश्वासन दिया और जल्दी जल्दी खाना खा करके तैयार हो करके बैठ गए। तब तक मालती अपने कमरे में सज संवर करके तैयार हो रहे थे। फिर दोनों भाई बहन निकलने ही वाले थे कि चौधरी साहब ने आकर के रोका। अरे राघवेंद्र की माँ, आप ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं बिना सवारी के? चौधरी राम रतन के घर की जनानी पैदल जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी अपनी? नहीं बाबूजी, मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ, थोड़ी दूर पर खड़ी है, आप चिंता ना करें, गाड़ी से ही जाएंगे। उमानाथ बड़ी सरलता से अपनी बात रखी। चौधरी साहब ने कहा ठीक है बेटा, ले जाइए और शाम ढलने से पहले पहुंचा दीजिएगा। उमानाथ सर झुका करके प्रणाम किया और फिर मालती जल्दी जल्दी चल पड़ी अपनी माँ से मिलने के लिए। मालती उतावली हुई जा रही थी माँ से मिलने के लिए। उमानाथ ने रूपा के बारे में कुछ नहीं बताया था, वह उसे सरप्राइज देना चाहते थे। और कुछ ही मिनट में मालती मंदिर के निकट पहुंच गई। वह गाड़ी से लगभग कूदते हुए दौड़ करके अपनी माँ के पास पहुंची और जा करके उनके गले से लिपट करके खुशी के मारे रो पड़ी। यशोदा देवी भी बहुत देर तक अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रोती रही। फिर उमानाथ ने दोनों को समझाते हुए कहा कि माँ, अभी तो खुश होने की घड़ी है, मालती आपके सामने है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो प्लीज अपने आंसू पोंछ लीजिए और इस पल का भरपूर आनंद उठाइए। फिर मालती भी हंसते हुए माँ से अलग होते हुए जैसे ही मुड़ी कि सामने रूपा को देख करके खुशी से पागल हो गई। दौड़ करके उसके गले जा लगी। रूपा, तुम्हारी बहुत याद आती है, कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। रूपा के भी आंखों से आंसू बहने लगे अपनी सहेली को इतने दिनों बाद देख करके। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ ले करके एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगी। कैसे उनके बिना उनके दिन गुजर रहे थे, इसका हिसाब किताब करने लगी। फिर सभी एक जगह इकट्ठे हो करके बैठ गए और प्रेम भरी बातें होने लगी। यशोदा देवी की नजरें मालती के चेहरे से हटती नहीं थी, जैसे वो साल भर के कसर एक दिन में ही पूरा करना चाहती हो। और चाहे भी क्यों ना, मालती तो उनकी जान थी, अपने बाबा की लाडली, माँ की दुलारी, जिस मालती को देखे बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। जो मालती अपने माँ बाबूजी की आंखों की नूर थी, आज वही उनकी आंखों से कोसों दूर थी। यशोदा देवी बार बार अपनी बच्ची की पेशानी को चूमती और उसे अपने अंक में भर लेती। फिर रूपा ने हंस करके कहा कि हमें भी तो मिलने दीजिए अपनी सहेली से, हम भी तो साल भर बाद ही मिले हैं, हमें भी तो ढेर सारी बातें करनी हैं। फिर रूपा ने मालती को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों सहेलियां घंटों बातें करते रही। एक दूसरे के विरह में विदाई, एक एक पल के हिसाब किताब करते रहे। बेचारे उमानाथ चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहे थे। यशोदा देवी ने कहा कि मालती बेटा, सोचते हैं तुम्हारे उमानाथ भैया का एक बार ब्याह कर दें। जब से तुम आई हो घर बहुत उदास लगता है। रूपा भी कहाँ आती है, एकदम से अकेले हो गए हैं, इसलिए सोचते हैं कि घर में नई बहू आ जाने से रौनक आ जाएगी। बड़ी बहुएं काम में व्यस्त रहती हैं और शशांक की घरवाली को मैके से ही फुर्सत नहीं है। अचानक मालती को याद आया कि उसे तो अपनी माँ को बड़ी खुशखबरी सुनानी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, आपके लिए दो बड़ी खुशखबरी है। यशोदा देवी आशा भरी नजरों से मालती की ओर देखते हुए बोली, क्या खुशखबरी है मालती? माँ, आप नानी बनने वाली हैं। मालती अत्यंत सकुचाते हुए बोली, क्या? यशोदा देवी सुनकर के खुशी के मारे फूली ना समा रहे थे। वहीं रूपा और उमानाथ भी मालती के लिए बहुत खुश थे। रूपा उसे बार बार बधाई दे रही थी और
और यशोदा देवी ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद बरसा रही थी अपनी बिटिया रानी के ऊपर। मालती ने कहा, माँ एक और खुशखबरी है। यशोदा देवी प्रश्नवाचक दृष्टि से मालती की ओर देखा तो मालती ने कहा कि माँ, उमानाथ भैया ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। पहले तो यह यशोदा देवी को यकीन नहीं आया कि उनका बेटा ऐसा भी कर सकता है, पर फिर उन्होंने कौतूहल बस पूछा कि अगर यह सच है तो वह लड़की कौन है। मालती ने हंसते हुए कहा, माँ आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं और पसंद भी करती हैं। अब तो यशोदा देवी की उत्सुकता और बढ़ गई, तो उन्होंने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली कि जल्दी से बताओ ना, क्यों पहेलियां बुझा रही हो। मालती को अपनी माँ को परेशान करने में मजा आ रहा था, वहीं रूपा शर्म से गड़ी जा रही थी। उमानाथ भी इधर उधर देखने में लगे थे। फिर मालती ने कहा, माँ वह लड़की कोई और नहीं, मेरी सखी, मेरी प्यारी सखी रूपा है। 1 मिनट के लिए तो यशोदा देवी को यकीन ही नहीं हुआ। वह असमंजस में पड़ गई कि क्या चौधरी साहब इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे, क्या रूपा हमारे घर के लिए सुयोग्य रहेगी। मालती ने कहा, क्या सोच रही हो माँ, क्या आपको यह बात पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। रूपा तो हर तरह से एक सुलझी हुई समझदार लड़की है। मुझे यकीन है कि उमानाथ के लिए यह बेहतर जीवन साथी साबित होगी, पर सोचती हूँ घर वाले की क्या राय होगी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। मालती ने खुश होते हुए कहा कि माँ, अगर आपको यह रिश्ता मंजूर है तो बाबूजी को भी पसंद जरूर आएगा। बस अब आप धूमधाम से शादी की तैयारी कीजिए। पर मालती बेटा, तुम्हारे बिना शादी कैसे होगी। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे ससुराल का रिवाज है, प्रसूति नहीं हो जाएगी तुम मायके नहीं आ सकती हो। उमानाथ ने भी थोड़ा शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे बिना मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मालती ने कहा कि अम्मा, आप लोग शादी की तैयारी तो शुरू करो, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं आऊं या ना आऊं, मैं जल्द से जल्द रूपा को अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती हूँ। मालती जिद करने पर अड़ गई। फिर यशोदा देवी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, वे बाबूजी से बात करके मनाएंगे उन्हें इस रिश्ते के लिए और जल्दी ही शादी की तैयारी भी शुरू कर देंगी। तब जाकर के मालती आश्वस्त हुई। फिर यशोदा देवी ने अपने साथ लाए मेवे, मिठाई तथा उसकी पसंद की अन्य चीजें जो थैले में भर भर करके लाई थी, अपनी लाडली के मुंह में खिलाने लगी। इस तरह घंटों बात करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सबको वापस लौटना भी था, मालती को भी समय पर घर पहुंचाना था। मालती गर्भवती थी, शायद इसलिए उसकी सास ने विशेष आग्रह किया था कि शाम होने के पहले वापस पहुंचा दीजिएगा। उमानाथ को अब समझ आ रहा था, पर मालती को अपनी माँ और सहेली से दूर होने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी माँ ने और रूपा ने भी बहुत समझाया और ऊंच नीच का ज्ञान कराया तो वापस जाने के लिए भारी मन से मान गई। फिर जैसा कि उमानाथ ने वादा किया था कि मालती को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगे, मालती अपनी माँ और रूपा से लिपट करके खूब रोने लगी। फिर रूपा ने उसे घर वालों की देखभाल और राघवेंद्र के प्यार का वास्ता दे करके वापस जाने के लिए मोड़ा। मन मार करके मालती गाड़ी में जा करके बैठ गई और माँ तथा रूपा को कातर निगाहों से देखने लगी। उन दोनों की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब था, जिसे उन्होंने जबरदस्ती रोक रखा था। और फिर कुछ ही पलों में मालती की गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। फिर रात होते होते ये लोग भी घर लौट आए। यशोदा देवी को अपनी बेटी से मिलने की खुशी भी हो रही थी और बिछड़ने का दुख भी, और उनका ध्यान उमानाथ और रूपा के मध्य अंकुरित प्रेम पर जा रहा था। रात के भोजन के उपरांत उन्होंने चौधरी साहब से पहले तो मालती की खुशखबरी के बारे में, उसके ससुराल वालों के बारे में विस्तार से बताई। फिर उन्होंने मौका देख करके उमानाथ के मन में पल रहे रूपा के लिए जो प्रेम था उसके बारे में चर्चा की। चौधरी साहब सुन करके थोड़ी देर चिंतित हो गए। बोले, मालती की माँ, माना रूपा एक अच्छी लड़की है, अपनी मालती की सहेली है। मालती की भी यही इच्छा है कि रूपा हमारे घर की बहू बने, परंतु रूपा हमारे बराबरी की नहीं है, इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता। हम लोग जमींदार लोग हैं, खानदानी हैं, गांव देहात में अपनी इज्जत है, रुतबा है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि एक मामूली कर्मचारी की बेटी हमारे घर की बहू बन रही है। लोग हमारे खानदान पर, हमारे बेटे पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे जरूर कोई कमी रही होगी उमानाथ में, इसलिए छोटे बेटे की शादी साधारण कुल में कर दी। बाकी 3 बहुओं
का खानदान तो एक से बढ़कर के एक है, फिर छोटे बेटे का ऐसा क्या हुआ कि उसे कि जैसे तैसे शादी करनी पड़ी। हम किसी को बता भी तो नहीं सकते मालती की माँ की हमारे बेटे ने प्रेम विवाह किया है, यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। यशोदा देवी निरुत्तर हो गई, उन्हें कोई जवाब देते नहीं बना, इसलिए इस बात को यहीं पर छोड़ देना उचित समझा। रूपा ने घर आकर के सारी बात अपनी मौसी को बताई और यह भी बताया कि यशोदा काकी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, अगर घर वाले ने स्वीकृति दे दी तो। यह सुन करके रूपा की मौसी बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे माँ बाबूजी से जल्द ही मिल करके तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है वह लोग भी इनकार नहीं करेंगे, पर पता नहीं क्यों अभी तक उनका कोई जवाब क्यों नहीं आया। हो सकता है उन्होंने पत्र डाला हो और हम तक पत्र पहुंचा ही नहीं। इस बार मिल करके आएंगे। रूपा तू बड़ी भाग्य वाली है रे, जो इतने बड़े घर में तुम्हारा लगन होने वाला है। भगवान करे कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। ईश्वर की मेहरबानी तुम पर हमेशा बनी रहे। रूपा की मौसी भावुक होकर के उसे दुआएं दे रही थी। यशोदा देवी सुबह से चिंता में घूम रही थी। चौधरी साहब ठीक ही तो कह रहे हैं, किसी एक पीढ़ी के किए गए नासमझी का फल उनकी आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। और उमानाथ का ब्याह अगर साधारण कुल खानदान में हो गया तो आगे की पीढ़ियों के लिए भी साधारण कुल के लोग हिम्मत करने लगेंगे रिश्ते के लिए। दोस्ती अपनी जगह है, पर रिश्तेदारी तो सोच समझ करके ही करनी पड़ेगी ना। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूपा बहुत अच्छी लड़की है, पर दुख की बात यह है कि वह हमारे बराबरी की नहीं है। पर उन्हें अपने बेटे का भी ख्याल था। यशोदा देवी किसी भी हाल में अपने बेटे को बिखरने नहीं देना चाहती थी और मालती की खुशी भी इसी में थी कि इन दोनों का परिणय सूत्र में बांध दिया जाए, ताकि उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाए। उसके मन में इसी तरह के अंतर्द्वंद चल रहे थे। एक तरफ बेटे की खुशी थी तो दूसरी तरफ कुल की मर्यादा थी, पर अंततः बेटे का प्रेम जीत गया। उन्होंने समझा कि रूपा अगर उनके बराबरी की नहीं है तो इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। एक कमी के कारण उसके अनेक खूबियों को भुलाया तो नहीं जा सकता है। और फिर रूपा शुरू से मेरे दिल के करीब रही है, वो भी मुझे बहुत मान देती है, तो अगर वो हमेशा मेरे साथ रहेगी तो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। बाकी बहुओं का तो मेकअप और मायके से ही फुर्सत नहीं। रूपा के सपनों से अनजान यशोदा देवी मन ही मन उसकी वकालत कर रही थी और चौधरी साहब को मनाने के उपाय सोच रही थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।